किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम टोपी शुक्ला कहानी के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। जब टोपी शुक्ला के बड़े भाई मुन्नी बाबू टोपी के ऊपर कबाब खाने का आरोप लगाते हैं तो टोपी इसका विरोध करते हैं और उनकी माँ कहती है तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया। सुभद्रा देवी कहती है मुन्नी बाबू से कि तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया कि ये कबाब खाता है। ये झूठा है दादी, ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सकता। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वो मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इरफान से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों जुग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। जुग्राफिया मतलब भूगोल शास्त्र का घंटा छोड़कर स्कूल से, क्लास से बंक मार गए थे, वो निकल गए थे। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। इस तरह से टोपी और इरफान कक्षा को छोड़कर बाहर आ गए थे और इरफान ने टोपी के लिए फल खरीदे थे। ऐसा ना हो सकता का कि हम लोग दादी बदल ले। अब दोनों मित्र, क्योंकि दोनों मित्र अबोध अवस्था के हैं, बालक हैं, इसलिए दोनों मित्र आपस में बातें कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपस में अपनी दादी बदल लें? टोपी ने कहा तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी तो बोलियो तू ही लोगों को बोल थी। यह नहीं हो सकता, इरफान ने कहा। जब टोपी ने कहा कि हम दादी बदल लें, इरफान तुम्हारी दादी मेरे घर आ जाए, मेरी दादी तुम्हारे घर चले जाए, तो इरफान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब्बू ये बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? तो टोपी कहता है तू हमें एक तो दादियों ना दे सकते? मित्र हो तुम मेरे, क्या तुम मुझे एक दादी नहीं दे सकते? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है, इरफान ने कहा। जैसे बालक बालपन के वशीभूत होकर कहते हैं, वही बात यहाँ इरफान ने कहा कि अरे जो मेरी दादी है वो केवल मेरी दादी नहीं है अपितु बल्कि वो मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। इरफान ने कहा मैं कैसे दे सकता हूँ? यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी। अब देखिए दोनों बालक क्या बातें कर रहे हैं आपस में कि तुम्हारी दादी भी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी। हाँ तो फिक्र न करो, इरफान ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, हमारी दादी ना मरी हो। तो टोपी यहाँ कहना चाह रहा था कि क्योंकि बूढ़े लोग मर जाते हैं तो हो सकता है जल्दी मेरी दादी भी मर जाएगी और किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या कहा यहाँ पर? नहीं, हमारी दादी ना मरी है। मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया। जिस वक्त दोनों बालक ये बात कर रहे थे उसी वक्त घर का नौकर आता है और पता चला कि इरफान की दादी मर गई है। इरफान की दादी मरी थी। इरफान की वह दादी जिससे टोपी को अटूट प्रेम था, जिसकी भाषा को वो अपनी भाषा समझता था, वह उस दादी का देहांत हो गया था। अब इरफान और टोपी अकेले रह गए थे। इरफान की दादी मर गई, इरफान चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। जिम्नेजियम का अर्थ है व्यायामशाला में वह चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। इरफान की दादी मरी थी, लेकिन दुख किसे हो रहा था? टोपी को हो रहा था, जैसे उसकी दादी मर चुकी हो। शाम को वो इरफान के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग आया करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। उस भरे पूरे परिवार में लिए टोपी को जहाँ से अपनापन मिलता था वह केवल इरफान की दादी थी, इसलिए इतने लोगों के बीच में भी उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता है। टोपी और इरफान की दादी में ऐसा संबंध स्थापित हो चुका था। इरफान के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। यहाँ पर इरफान की दादी और टोपी की बात हो रही है कि दोनों कैसे एक बंधन में बंध गए थे।
दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी, दोनों अपनेपन की तलाश कर रहे थे। हमने पहले पढ़ा था कि इफ़न की दादी भी जब से विवाह करने के पश्चात लखनऊ में आई थी तो उनको सदैव यहाँ पर परायापन ही लगता रहा था। और टोपी शुक्ला जब इफ़न के घर में जाता था तो इफ़न की दादी जिस भाषा को बोलती थी इफ़न को वो बहुत ही अपनी लगती थी। जो प्यार दुलार उनको टोपी को अपनी दादी से नहीं मिला था वो उसको इफ़न की दादी से मिलता था। तो इस तरह से इफ़न की दादी में और टोपी में एक अटूट संबंध स्थापित हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 वर्ष की थी और दूसरा 8 साल का एक बालक था। तेरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। देखिए यहाँ पर टोपी क्या कह रहा है, क्योंकि बच्चा है, बालक है, तो बालपन में इस तरह की समझदारी की बातें नहीं होती। वह टोपी से टोपी यहाँ पर इफ़न से क्या कह रहा है कि यदि तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो अच्छा होता। टोपी ने इफ़न को पुरसा दिया मतलब उस तरह से उसको सांत्वना दी। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। अब तक हमने कहानी पढ़ी थी दोनों परिवारों की जिसमें इफ़न की दादी का देहांत हो चुका था। अब कहानी प्रारंभ हो रही है। यहाँ पर बताया गया है कि 10 अक्टूबर सन 45 को वह दिन था 10 अक्टूबर का और वर्ष था सन 45। टोपी ने कसम खाई कि वो किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की बदली होती हो, नौकरी में स्थानांतरण होता हो, क्योंकि इफ़न के पिता का भी स्थानांतरण हो चुका था। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं रहा, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि इसी तारीख को इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए थे। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था। इफ़न के पिता का स्थानांतरण हो चुका था। दादी तो मर ही चुकी थी, पिता का तबादला हो गया, तो टोपी शुक्ला का जो सबसे अजीज मित्र था, जो सबसे अटूट मित्र था, वह भी चला गया था। इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था। वह इफ़न के जगह इफ़न के पिता की जगह जो दूसरे कलेक्टर साहब आए थे उनके 3 पुत्र थे। इसमें बताया गया है डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया, उन तीनों में से किसी ने टोपी के साथ मित्रता नहीं की। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वो बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। कलेक्टर साहब के तीनों बेटे उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट, ये कैसे हुआ? हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वो बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू, तुम कौन हो? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया कि मेरा नाम बलभद्र नारायण है। हु इज योर फादर, तुम्हारे फादर कौन है? यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगु नारायण, टोपी शुक्ला अपने पिता का नाम बताता है कि मेरे पिता का नाम भृगु नारायण है। बीलू ने अंपायर को आवाज दी, ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ अवर चपरासी। तो देखें यहाँ पर क्या कहता है वो बच्चा, उसमें कितनी अहम की भावना है कि वह उसके पिता कलेक्टर हैं और वह कलेक्टर की औलाद है। तो क्या कहता है कि भृगु नारायण हमारा कोई चपरासी है क्या? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर डॉक्टर है। तो अंपायर कहता है कि नहीं, यह शहर के मशहूर डॉक्टर हैं, कोई चपरासी नहीं है। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक सो क्लमजी, बीलू बोला। परंतु ये उनका डॉक्टर का बेटा है जो टोपी, ये तो बहुत ही गंदा सा दिख रहा है। ओ यू, बीलू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया, फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशन को शुष्कार दिया। अल्सेशन एक कुत्ता था, उसको शुष्कार दिया, उसको छोड़ दिया टोपी के पीछे।